कक्षा में सीखे गए गणित का उपयोग किसी अन्य विषय के प्रश्न को हल करने में करता है। तो यह है, ऑप्शन फर्स्ट है अधिगम का सकारात्मक स्थानांतरण। यानी कि अगर कोई भी बालक गणित का उपयोग किसी अन्य विषय के प्रश्न को हल करने में कर रहा है तो क्या यह अधिगम का सकारात्मक स्थानांतरण है। नेक्स्ट ऑप्शन है अधिगम का शून्य स्थानांतरण, यानी कि कोई भी स्थानांतरण नहीं हो रहा है ज्ञान का। नेक्स्ट है अधिगम का नकारात्मक स्थानांतरण, यानी कि जो ज्ञान का नेगेटिव इफेक्ट पड़ रहा है। या फिर नेक्स्ट है प्रेरणात्मक स्थानांतरण। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, कि अगर किसी भी ज्ञान का हमने जो ज्ञान सीखा है, जो ज्ञान अर्जित किया है, अगर उस ज्ञान का किसी भी कंडीशन में हम उपयोग कर पाते हैं, ठीक है, किसी भी नई परिस्थिति में किसी भी आवश्यकता के अनुसार अगर उस ज्ञान का प्रयोग हम कर पाते हैं तो उसको बोला जाता है अधिगम का सकारात्मक स्थानांतरण, है ना। और देख लीजिए आगे भी जो दिए, शून्य स्थानांतरण का अर्थ होता है कि जहाँ पर पुराने सीखे गए ज्ञान का हमें नए ज्ञान में कोई भी लाभ ना मिले लेकिन हानि भी ना मिले, यानी उससे हमको प्रॉब्लम भी ना हो, ऐसे कंडीशन को क्या बोलते हैं, शून्य स्थानांतरण। लेकिन अगर पुराने सीखे गए ज्ञान का नए किसी भी कार्य करने में वो बाधा पहुंचाता है, परेशानी उत्पन्न करता है, तब उसको बोला जाता है अधिगम का नकारात्मक स्थानांतरण, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 2 का जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। यानी कि अगर सीखे गए ज्ञान का हम क्या कर रहे हैं, उपयोग कर रहे हैं किसी भी कंडीशन में, तो हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। यानी जय हिंद दोस्तों, शिक्षा एक उद्देश्य चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके लिए बाल विकास के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आया हूं जो कि रीट 2025 के एग्जाम में आपके लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। चलिए तो आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के साथ। क्वेश्चन नंबर हमारा फर्स्ट है कि कोई भी बालक सीखना प्रारंभ करता है, ऑप्शन दिए गए हैं, जब उसे विद्यालय में प्रवेश दिलाया जाता है। नेक्स्ट ऑप्शन है जब वह बोलना शुरू करता है। नेक्स्ट ऑप्शन है जब वह घर से बाहर निकलता है, या फिर लास्ट ऑप्शन है अपने जन्म से ही। तो देखिए बात करेंगे कि कोई भी बालक सीखना प्रारंभ कर देता है। अब समझिए जरा आप इसको, कि जब उसे विद्यालय में प्रवेश दिलाया जाता है, यानी जिस दिन हम उसको एडमिशन दिलाते हैं किसी विद्यालय में, स्कूल में, तब से प्रारंभ करता है क्या, तो ये बात तो गलत है, ठीक है कि नहीं है। आगे देखते हैं कि जब वह बोलना शुरू करता है, यानी अब देखिए बोलने की शुरुआत जो होती है बच्चे की वो लगभग 6 महीने से होती है, ठीक है कि नहीं है, कह सकते हैं। तो क्या इससे पहले वो सीख नहीं रहा होता है, ये भी बात गलत है। जब वह घर से बाहर निकलता है, तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। बालक जो है ना अपने जन्म से ही क्या कर देता है, सीखना प्रारंभ कर देता है, ठीक है। जैसे ही उसका जन्म होता है उसके बाद ही उसके जो इंद्रिय हैं, जो उसके सेंसेस हैं, उनके माध्यम से, है ना, सीखना प्रारंभ कर देता है। तो हम कह सकते हैं कि बालक के सीखने की जो अवस्था है वो जन्म से ही है ना, कह सकते हैं। तो कह सकते हैं कि कोई भी बालक सीखना प्रारंभ करता है अपने जन्म से ही। अब देखिए यहाँ पर ऑप्शन के अकॉर्डिंग जन्म से ही है, वरना कहने के लिए तो ये भी सत्य है कि बालक अपने माँ के गर्भ में ही क्या कर देता है, सीखना स्टार्ट कर देता है, ठीक है कि नहीं है। लेकिन अकॉर्डिंग टू ऑप्शन हमारा ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक बालक कक्षा में सीखे गए गणित का उपयोग किसी अन्य विषय के प्रश्न को हल करने में करता है। तो यह है, ऑप्शन फर्स्ट है अधिगम का सकारात्मक स्थानांतरण। यानी कि अगर कोई भी बालक गणित का उपयोग किसी अन्य विषय के प्रश्न को हल करने में कर रहा है तो क्या यह अधिगम का सकारात्मक स्थानांतरण है। नेक्स्ट ऑप्शन है अधिगम का शून्य स्थानांतरण, यानी कि कोई भी स्थानांतरण नहीं हो रहा है ज्ञान का। नेक्स्ट है अधिगम का नकारात्मक स्थानांतरण, यानी कि जो ज्ञान का नेगेटिव इफेक्ट पड़ रहा है। या फिर नेक्स्ट है प्रेरणात्मक स्थानांतरण। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, कि अगर किसी भी ज्ञान का हमने जो ज्ञान सीखा है, जो ज्ञान अर्जित किया है, अगर उस ज्ञान का किसी भी कंडीशन में हम उपयोग कर पाते हैं, ठीक है, किसी भी नई परिस्थिति में किसी भी आवश्यकता के अनुसार अगर उस ज्ञान का प्रयोग हम कर पाते हैं तो उसको बोला जाता है अधिगम का सकारात्मक स्थानांतरण, है ना। और देख लीजिए आगे भी जो दिए, शून्य स्थानांतरण का अर्थ होता है कि जहाँ पर पुराने सीखे गए ज्ञान का
हमें नए ज्ञान में कोई भी लाभ ना मिले लेकिन हानि भी ना मिले, यानी उससे हमको प्रॉब्लम भी ना हो, ऐसी कंडीशन को क्या बोलते हैं? शून्य स्थानांतरण। लेकिन अगर पुराने सीखे गए ज्ञान का नए किसी भी कार्य करने में वो बाधा पहुंचाता है, परेशानी उत्पन्न करता है, तब उसको बोला जाता है अधिगम का नकारात्मक स्थानांतरण। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 2 का जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट। यानी कि अगर सीखे गए ज्ञान का हम क्या कर रहे हैं? उपयोग कर रहे हैं किसी भी कंडीशन में, तो हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा, यानी अधिगम का सकारात्मक स्थानांतरण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बच्चों की त्रुटियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन फर्स्ट है बच्चों की त्रुटियां उनके सीखने की प्रक्रिया का अंग हैं, बिल्कुल सही बात है। नेक्स्ट है बच्चे जब त्रुटियां करते हैं जब शिक्षक सौम्य हो और उन्हें त्रुटियां करने पर दंड नहीं देता हो, यानी कि इसमें कंडीशन की बात कही जा रही है कि यानी कि बहुत टीचर कोई भी नॉर्मल है, बहुत ही सौम्य है और क्या करता है कि उन्हें त्रुटियां करने पर कोई भी दंड नहीं देता है, इस कंडीशन में ही बच्चे क्या करते हैं? त्रुटियां करते हैं। तो देखिए यहाँ पर एक कंडीशन लगा दी है जो कि क्या है? सत्य नहीं हम कह सकते हैं। आगे देखते हैं, ऑप्शन नंबर 3 देखते हैं इसका कि बच्चों की त्रुटियां शिक्षक के लिए महत्वहीन है, यानी वो इंपॉर्टेंट नहीं है, तो ये भी कहीं ना कहीं इसको क्या कर देता है? गलत कर देता है ऑप्शन। ठीक है कि नहीं है? अब क्या करते, देखिए आगे कहा गया है कि उनको शिक्षक को चाहिए कि त्रुटियों को वो टाल दें और उन पर अधिक ध्यान नहीं दें। नेक्स्ट है असावधानी के कारण बच्चे त्रुटियां करते हैं। ठीक है, तो देखिए ये कहीं ना कहीं ऑप्शन सेकंड थर्ड फोर्थ क्या है? हमारे गलत है। ठीक है, ये ऑप्शन सारे के सारे क्या हो जाएंगे? हमारे रॉन्ग हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्या है? कि बच्चों की त्रुटियां उनके सीखने की प्रक्रिया का अंग हैं। कह सकते हैं हमारे क्या है? ये हमारे सीखने की प्रक्रिया का यानी अधिगम प्रक्रिया का ही एक अंग होता है, क्या करना? त्रुटि करना। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है निम्न में से कौन सा उदाहरण अभिप्रेरणा का परिणाम नहीं है? तो देखिए यहाँ पर ध्यान देना होगा, बात कही गई है कि कौन सा उदाहरण अभिप्रेरणा का परिणाम नहीं है। ऑप्शन है कृष्ण ने नृत्य का समय 1 घंटे से बढ़ाकर 2 घंटे कर दिया है, यानी कृष्ण जो एक पर्सन है उसने क्या कर दिया है? अपने नृत्य का समय 1 घंटे से बढ़ाकर 2 घंटे कर दिया है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे राम ने 12 वर्ष की उम्र में दर्शन का अध्ययन प्रारंभ कर दिया है। देखिए जब भी बात आती है पढ़ने की, है ना, कुछ करने की, तो कह सकते हैं कहीं ना कहीं अभिप्रेरणा ही है जो अभिप्रेरित कर रही है, जिसके माध्यम से हम कुछ करने की हमारे अंदर चाह है, ललक है, कह सकते हैं सारी चीज़ें। तो इस तरह ये दोनों ही ऑप्शन कहीं ना कहीं क्या है? सही है। नेक्स्ट है जगन ने सांस लेने की प्रक्रिया में रुचि दिखानी प्रारंभ कर दी है। अभी सांस लेना एक तरह से कह सकते हैं हमारी स्वाभाविक प्रक्रिया है, मतलब अगर हम चाहेंगे या नहीं चाहेंगे सांस तो हमको लेनी ही है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं राम ने तेजी से आधुनिक व प्राचीन ऐतिहासिक प्रवृत्तियों में सह संबंध स्थापित करने में प्रगति की है। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है कि निम्न में से कौन सा उदाहरण अभिप्रेरणा का परिणाम नहीं है? तो कह सकते हैं ऑप्शन नंबर 3 जो है ना वो अभिप्रेरणा का परिणाम नहीं है, क्योंकि यहाँ पे क्या है कि भाई जगन ने सांस लेने की प्रक्रिया में रुचि दिखानी प्रारंभ कर दी है। सांस लेने की प्रक्रिया जो है ना वो अभिप्रेरणा पर निर्धारित नहीं होती है, क्योंकि वो एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। व्यक्ति जन्म से लेकर मृत्यु तक सांस लेने की जो प्रोसेस है, जो प्रक्रिया है, कंटिन्यूसली चलती रहती है ना। इस पर अभिप्रेरणा एक तरह से कह सकते हैं कि वर्क नहीं करती है। तो ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा? यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं उपलब्धि अभिप्रेरणा। अब देखिए क्वेश्चन है उपलब्धि अभिप्रेरणा है क्या है? सफलता व असफलता को समान रूप से स्वीकार करने की तत्परता है, या फिर नेक्स्ट ऑप्शन है बिना विचार किए जल्दबाजी में कार्य करने की प्रवृत्ति है। नेक्स्ट ऑप्शन है चुनौतीपूर्ण कार्य करने में डटे रहने की प्रवृत्ति है, या फिर असफलता से बचने की प्रवृत्ति है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर 3। देखिए अभिप्रेरणा का अर्थ ही होता है कि जब भी कोई काम करें तो हमें अभिप्रेरणा ही तो है जो कि कहीं ना कहीं कॉन्टिन्यूसली उस काम के लिए अभिप्रेरित करती है। मान लीजिए कि कोई बच्चा है जो पढ़ता है क्लास में
और अब क्या है, उसका मन जो है ना कहीं नहीं लग रहा है, लेकिन अभिप्रेरणा कोई ना कोई ऐसी उसको मिली हुई है जिससे कि वो पढ़ने के लिए उत्सुक बना रहेगा, यानी वो अपने काम को क्या करेगा, कंटिन्यू करेगा। कोई भी बिजनेसमैन व्यक्ति है ना, कई बार ऐसा होता है कि बिजनेस में उतार या चढ़ाव आते हैं, लेकिन कोई ना कोई अभिप्रेरणा, चाहे उसकी आंतरिक हो या बाहरी हो, जो उसको अभिप्रेरित करती रहती है कि भाई उसमें क्या करना है, कॉन्टिन्यूसली बने रहना है। तो यही है कि चुनौतीपूर्ण जो कार्य है ना, उसमें डटे रहने की प्रवृत्ति जो है ना, वही उपलब्धि अभिप्रेरणा है ना। तो कह सकते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्मुखता बहिर्मुखता व्यक्तित्व का लक्षण निम्न के द्वारा प्रस्तावित है। अब भाई कौन है वो, ऑप्शन है हेंस आइजेंक के द्वारा प्रस्तावित है, या फिर नेक्स्ट ऑप्शन आरवी कैटल, नेक्स्ट ऑप्शन है ऑलपोर्ट के द्वारा है, या फिर कॉल्ड रोजर्स के द्वारा है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, हेंस आइजेंक ने ना अंतर्मुखता बहिर्मुखता व्यक्तित्व का लक्षण है ना के ऊपर कथन दिए हैं। तो कह सकते हैं कि भाई अंतर्मुखता बहिर्मुखता व्यक्तित्व का लक्षण जो है ना किसके द्वारा प्रस्तावित है, हेंस आइजेंक के द्वारा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मानव व्यक्तित्व परिणाम है, मानव व्यक्तित्व परिणाम है, ऑप्शन दिए गए हैं केवल आनुवंशिकता का। देखिए पहली बात तो ये यहाँ पे जो केवल शब्द है ये कहीं ये निगेटिव कह सकते हैं, शब्द कह सकते हैं उसको, है ना। तो ये इस आंसर को क्या कर देता है, गलत कर देता है, क्योंकि केवल में जो अर्थ जो है ना वो संकुचित में आ जाता है, कह सकते हैं, यानी सीमित अर्थ आ जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, पालन पोषण और शिक्षा का है, या फिर नेक्स्ट देखते हैं आनुवंशिकता और वातावरण की अंतःक्रिया का है, या फिर लास्ट हमारा है केवल वातावरण का। तो यहाँ पे केवल आ गया, ये भी गलत हो गया। तो देखिए कह सकते हैं कि मानव जो व्यक्तित्व है, यानी किसी की भी जो पर्सनैलिटी है, वो जो डेवलपमेंट है, तो वो उसमें कह सकते हैं कि भाई जैसे बोलते हैं कि इसमें जो किसी कि भाई कोई भी पर्सन कोई बच्चे को देख के बोलते हैं कि भाई इसमें मम्मी के गुण ज़्यादा हैं या पापा के गुण झलकते हैं, ऐसा। ठीक है, तो हमारे जो आनुवंशिकता जो हमारे जीन्स है वो मैटर करते हैं, उनके आधार पर किसी बच्चे की जो पर्सनैलिटी है वो डेवलप होती है, या फिर वातावरण जो इन्वायरमेंट इफेक्ट है वातावरण में, है ना। अगर मान लीजिए किसी बच्चे को हम एक अच्छा इन्वायरमेंट देते हैं तो कहीं ना कहीं उसके विकास को वो प्रभावित करता है। तो हम कह सकते हैं कि भाई आनुवंशिकता और वातावरण की अंतःक्रिया का ही परिणाम होता है मानव का व्यक्तित्व, यानी किसी की भी जो पर्सनैलिटी है वो इन दोनों पे डिपेंड करती है, या तो उसके माता पिता से उनको वो कुछ गुण मिले हुए हैं इसकी वजह से उसका यह व्यक्तित्व है, या फिर उसका इन्वायरमेंट है वो, है ना। इन दोनों का अंतःक्रिया ही क्या है करती है, प्रभावित करती है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्रभावी और स्थायी शिक्षा ग्रहण करने के लिए, प्रभावी और स्थायी, है ना, जो कहीं ना कहीं एक कह सकते हैं कि माइंड में सेट हो जाए ऐसा। तो प्रभावी और स्थायी शिक्षा ग्रहण करने के लिए शिक्षार्थी के पास होना चाहिए केवल शिक्षा प्राप्त करने की अवसर। अब देखिए यहाँ पे केवल आ गया तो इसने क्या कर दिया, इसको गलत कर दिया। योग्यता और अभिप्रेरणा का वांछित स्तर होना चाहिए, या फिर नेक्स्ट है केवल उपयुक्त बौद्धिक स्तर होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर भी केवल आ गया तो इसने भी क्या इसको क्या कर दिया, गलत कर दिया। केवल सीखने की योग्यता, ये भी गलत है। तो यहाँ पर देखिए अगर आप सोच रहे हो बहुत एफर्ट लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ी, और आप समझ सकते हैं कि केवल ने ही इन 3 ऑप्शन को क्या कर दिया, गलत कर दिया, और हमारा ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे होगा राइट आंसर हो गया। ठीक है कि नहीं। तो कई बार हम जब ऑप्शन देखते हैं 4 तो उनमें से इस तरह से फाइंड कर पाते हैं कि भाई क्या ही इसका आंसर आने वाला है। तो कह सकते हैं कि प्रभावी और स्थायी शिक्षा ग्रहण करने के लिए शिक्षार्थी के पास क्या होना चाहिए, योग्यता और अभिप्रेरणा का वांछित स्तर होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत विकास से संबंधित नहीं है। अब देखिए ऑप्शन है कि विकास एक सतत प्रक्रिया है, बिल्कुल है। ठीक है, नेक्स्ट दिया है विकास अंतःक्रिया का परिणाम है, ये भी बात सही है। थर्ड ऑप्शन है विकास के विभिन्न पक्ष एक दूसरे पर निर्भर नहीं करते हैं। भाई गलत है, क्योंकि विकास के जो पक्ष हैं, चाहे वो कह सकते हैं कि भाई मानसिक विकास हो, शारीरिक विकास हो, या विकास के कई सारे पर्सपेक्टिव हो सकते हैं, उसके पक्ष हो सकते हैं, तो वो क्या एक दूसरे पर निर्भर नहीं है, बिल्कुल निर्भर है। नेक्स्ट है विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर अग्रसर होता है। तो देखिए यहाँ पर बात की गई है कि विकास से संबंधित नहीं है ऐसा सिद्धांत, तो वो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, यानी कि विकास के विभिन्न पक्ष एक दूसरे पर निर्भर नहीं है। ठीक है, ये जो है ना कह सकते हैं
कि यह सिद्धांत विकास से संबंधित नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे क्या हो जाएगा? राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो बच्चे स्वयं से मौखिक संवाद करते हैं उन्हें लेव वाइगोत्स्की क्या कहते हैं? समस्यात्मक वार्ता, अहम केंद्रित वार्ता, व्यक्तिगत वार्ता या फिर भ्रांत वार्ता? देखिए, वाइगोत्स्की ने जो है ना सामाजिकता पर बहुत ज़्यादा बल दिया है और उसी से संबंधित कॉन्सेप्ट दिए हैं। ठीक है कि नहीं है? तो अब आप समझिए जरा, तो वाइगोत्स्की जो कहते हैं इसको क्या कहते हैं? व्यक्तिगत वार्ता कहते हैं। कि क्या कहते हैं वाइगोत्स्की? कि बच्चे जो है ना मौखिक रूप से जो अपने एक तरीके से स्वयं से बातचीत करते हैं, अपने आप को इंडिकेट करने के लिए कह दो या फिर अपने आप को एक तरह से कह दे सकते हैं कि दिशा देने के लिए कह दो, कुछ भी कह सकते हैं। तो वो जो अपने आप से जो बात करते हैं अपने आप को इंडिकेट करने के लिए, उसे वाइगोत्स्की ने कहा है व्यक्तिगत वार्ता, कि उनकी अपनी वार्ता है, व्यक्तिगत वार्ता है। अच्छा, जीन पियाजे ने इसी को अहम केंद्रित वाक्य बोला है। अहम केंद्रित वार्ता जो है ना वो किसने बोला है? जीन पियाजे ने। ठीक है कि नहीं? तो क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? ऑप्शन नंबर 3 व्यक्तिगत वार्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक विद्यालय के बच्चों में समस्या निवारण कौशल में सुधार करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? आप ऑप्शन देखेंगे यहाँ पर। फर्स्ट है कि गणित की समस्याओं को समाधान करना। नेक्स्ट ऑप्शन है उन समस्याओं का समाधान खोजना जिनका वे अपने दैनिक जीवन में सामना करते हैं। देखिए, सबसे अच्छा पॉइंट कह सकते हैं इसको। चलिए आगे देखते हैं। पहले देखिए, जब भी बच्चे के कह सकते हैं बच्चे को आसपास के जीवन से, आसपास के माहौल से जब रिलेट किया जाए ना, तो उसके लिए सबसे अच्छा ऑप्शन वही होता है ना। चलिए खैर आगे देखते हैं। उनकी समस्याओं के बारे में कक्षा में सहपाठी और शिक्षक से बात करना, या फिर सोच की प्रक्रिया के स्तर में चरणों को लागू करना और आसपास के समुदायों के साथ व्यस्त करना। भाई आप समझिए जरा, सोच की प्रक्रिया के स्तर के चरणों को लागू करना और उसको क्या कर दिया कि आसपास के समुदायों के साथ व्यस्त कर दिया, तो ये क्या हो जाएगा? हमारा गलत हो जाएगा। अब देखिए, कक्षा में सहपाठी और शिक्षक से बात करना, ये भी कहीं ना कहीं क्या है? गलत है। अब इसमें राइट आंसर जो हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 11 का, वो होगा ऑप्शन नंबर 2, कि उन समस्याओं को कह सकते हैं कि उन समस्याओं को समाधान करना जिनका वे अपने दैनिक जीवन में सामना कर रहे हैं। ठीक है कि नहीं है? तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि भाई प्राथमिक विद्यालय के बच्चों में समस्या निवारण का, है ना, समस्या निवारण कौशल में सुधार करने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि उनकी समस्याओं का समाधान खोजा जाए। कौन सी समस्याओं का? जिनका वे डेली अपने जीवन में, डेली लाइफ में, अपने दैनिक जीवन में सामना करते हैं, फेस करते हैं उनको, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। बच्चा किस उम्र में भाषा की समझ दिखाना शुरू कर देता है? ऑप्शन है जन्म से शुरू कर देता है, 3 महीने पर, 6 महीने पर या फिर 9 महीने पर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, यानी कि 6 महीने पर। क्या हो जाएगा? 6 महीने पर बच्चा जो है ना 6 महीने पर भाषा की समझ को दिखाना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में एक अध्यापक को निम्न में से किस दायित्व को पूरा करना होगा? ऑप्शन दिए गए हैं। विद्यालय में नियमित रूप से समय पर उपस्थित होना होगा, बिल्कुल सही बात है। नेक्स्ट है पाठ्यक्रम का संचालन कर पूरा करना होगा, यानी पाठ्यक्रम को पूरा करना होगा संचालन करके। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन है संपूर्ण पाठ्यक्रम को निर्धारित समय पर पूरा करना होगा। ठीक है, और लास्ट ऑप्शन है उपर्युक्त सभी, यानी कि सारे के सारे ऑप्शन क्या है? सही है। तो बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, क्योंकि इसमें जितनी भी बातें कही गई हैं ऑप्शन 3 में, फर्स्ट में, सेकंड में, थर्ड में, सारी की सारी सही है ना। यानी विद्यालय में नियमित रूप से समय पर उपलब्ध भी होना होगा, पाठ्यक्रम का संचालन कर पूरा भी करना होगा और संपूर्ण पाठ्यक्रम को निर्धारित समय पर पूरा करना होगा। ठीक है, यही शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में एक अध्यापक के दायित्व को पूरा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। भारत के संविधान में किसके लिए निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान है? अब देखिए ऑप्शन दिए गए, सभी छात्रों के लिए है? नहीं, बिल्कुल नहीं है। 14 वर्ष तक सभी बच्चों के लिए? बिल्कुल सही है, यही आंसर आपका है। नेक्स्ट है सभी बच्चों एवं प्रौढ़ों के लिए? गलत है। सभी नागरिकों के लिए? ये भी गलत है। देखिए
6 से लेकर और 14 वर्ष के जो बालक हैं, है ना, इनके लिए क्या है, निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान है। ठीक है कि नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आरटीई एक्ट 2009 के अनुसार, आरटीई एक्ट 2009 के अनुसार शिक्षक हेतु सप्ताह कार्य घंटे क्या है? 40 आवर्स, 40 घंटे, 42 आवर्स, 45 आवर्स या 48 आवर्स? तो इसका राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन नंबर 3, 45 आवर्स। ठीक है, 45 घंटे। ठीक है कि नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल्यांकन को ऑप्शन दिए गए हैं, वस्तुनिष्ठ प्रकार के लिखित कार्यों पर आधारित होना चाहिए, एक अलग गतिविधि के रूप में लेना चाहिए, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक भाग होना चाहिए या फिर केवल नंबरों के संदर्भ में करना चाहिए। अब देखिए बात की जा रही है मूल्यांकन की, तो केवल नंबरों के संदर्भ में तो मूल्यांकन का अर्थ सही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा प्रॉपर कर रहा था। अब बात की जा रही है, देखिए वस्तुनिष्ठ प्रकार के लिखित कार्यों पर आधारित होना चाहिए, यानी मूल्यांकन को क्या सिर्फ हम वस्तुनिष्ठ जो प्रकार के क्वेश्चन से जो लिखित कार्य है उन पर ही डिपेंड कर दें, तो ये भी कहीं ना कहीं इसको क्या कर देता है, एक संकुचित अर्थ में ले जाता है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, एक अलग गतिविधि के रूप में, यानी बहुत ही स्पेशल एक मेथड के रूप में इसको देखा जाना चाहिए, तो ये भी गलत है। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर। यानी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया क्या है इसका, इस शिक्षण अधिगम जो प्रक्रिया है उसका एक पार्ट होना चाहिए, भाग होना चाहिए। तो मूल्यांकन को क्या करना चाहिए, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक भाग के रूप में देखना चाहिए। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे क्या है इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मौखिक परीक्षा का उद्देश्य क्या है? अब ऑप्शन दिए गए, विद्यार्थियों की कठिनाइयों की पहचान करना, यानी मौखिक परीक्षा का जो उद्देश्य है कि भाई विद्यार्थियों की कठिनाइयों की पहचान करना, कि उनको डिफिकल्टीज क्या है, भाषा के धारा प्रवाह एवं लचीले प्रयोग की जांच करना। नेक्स्ट ऑप्शन है विद्यार्थियों के भाषाई कौशल को प्रयुक्त करने की क्षमता की जांच करना, या फिर नेक्स्ट ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 17 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 4, यानी कि इसमें कही गई सारी की सारी बातें कैसी हैं, करेक्ट है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब कोई बार बार अपनी कमजोरी से निकलने में असफल होता है और कुछ प्रवीणता हासिल करता है या फिर साधारणता, अधीनता या अपकर्ष को ज्यादा बल देने लगता है, ऊपरी लिखित तथ्य को किसने हीन भावना कहा है? ऑप्शन इसके कॉल गस्तव यूंग, सिगमंड फ्राइड, करेन हॉर्नी या फिर अल्फ्रेड एडलर। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, अल्फ्रेड एडलर ने इसको क्या कहा गया है, ऐसी बातों को कहा है उन्होंने हीन भावना, यानी जब कोई बार बार अपनी कमजोरी से निकलने में असफल हो, यानी वो कहीं ना कहीं अपने जो उसके अपने नेगेटिव जो इफेक्ट हैं, उसके नेगेटिव जो थॉट्स हैं उनमें उलझा रहता है, उनसे निकल नहीं पाता है ना। तो कह सकते हैं इसको जो डिफाइन किया है हीन भावना जो कहा है वो कहा है अल्फ्रेड एडलर ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है कि अधिगम निरोगिता वाले बच्चे, अधिगम निरोगिता वाले बच्चे, ऑप्शन है कुछ भी नहीं सीख सकते, भाई बिल्कुल गलत है, वो भी सीख सकते हैं, है ना। चलिए देखिए आंसर हमेशा हमेशा कह सकते हैं कि भाई बच्चों के फेवर में देना है या फिर एक पॉजिटिव वे में देना है आंसर, हमेशा ध्यान रखिएगा आप जरा, जितने भी चाहे आपका रीड का एग्जाम हो, सीटेट का एग्जाम हो, किसी भी टेट का एग्जाम हो, आप इस चीज़ को ऑलवेज ध्यान रखिएगा कि जो आंसर देना है वो आपको बच्चों के फेवर में देना है। ठीक है कि नहीं है, और कह सकते हैं कि एक पॉजिटिव वे में होना चाहिए आपका आंसर। अधिगम के कुछ पक्षों में संघर्ष करते हैं, या फिर नेक्स्ट है बहुत सक्रिय होते हैं लेकिन उनकी बुद्धि लब्धि कम होती है, लास्ट ऑप्शन है बहुत बुद्धिमान तथा परिपक्व होते हैं। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, क्योंकि अधिगम के कुछ पक्षों में, सीखने के कुछ पक्षों में क्या करते हैं, उन्हें प्रॉब्लम होती है, संघर्ष करते हैं। ठीक है, इसलिए ही उनको क्या बोला गया है, अधिगम निरोगिता वाले बच्चे। ठीक है कि नहीं है, तो बस उनकी कठिनाई यही है कि कुछ पक्षों में वो थोड़ा सा संघर्ष करते हैं, सीखने में उनको कठिनाई होती है, बाकी वो भी सीख सकते हैं और अच्छे तरीके से आगे बढ़ सकते हैं, यानी अधिगम प्रक्रिया को वो भी हासिल कर सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा, राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एक संतुलित व्यक्ति वह है, अब बात की जा रही है एक संतुलित व्यक्ति, है ना, जो अपने आप को संतुलित किए हुए है, कहीं ना कहीं बैलेंस किए हुए है, जिसमें इदम और परम अहम के बीच संतुलन स्थापित किया जाता है,
या फिर नेक्स्ट ऑप्शन है इदम एवं अहम के बीच संतुलन स्थापित किया जाता है ना। नेक्स्ट ऑप्शन है इसमें हमारा अहम और परम अहम के बीच संतुलन स्थापित किया जाता है, या फिर उपर्युक्त सभी। तो देखिए इन सारे पक्षों के बारे में आप थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे, मैं आपको आगे बताऊंगा। भाई सिगमंड फ्राइड ने इनके बारे में सब डिफाइन किया है, बताया है, इदम अहम और परा अहम, इन सारी चीज़ों के बारे में। फिलहाल मैं आपको ये बताता हूँ कि एक संतुलित व्यक्ति में जो कंडीशन होनी चाहिए वो ये होनी चाहिए कि उसको इदम और परम अहम के बीच में संतुलन स्थापित करता है या करना चाहिए, ठीक है कि नहीं है। तो ऑप्शन नंबर जो यहाँ पे फर्स्ट है यही इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है कि नहीं है। और बाकी मैं इसके लिए एक नेक्स्ट वीडियो बना रहा हूँ, है ना, सिगमंड फ्राइड ने जो विचार दिए हैं, ठीक है कि नहीं है, तो उसको आगे देखिएगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा।